बोला है ना कि फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की भावना कैसे प्रकट। आप लोगों को इंडिया का फर्स्ट रिवोल्ट क्यों हुआ था? Hey you wonder, welcome to the study slide. So I am back with chapter number 2 of history, that is factors promoting growth of nationalism, foundation of the Indian National Congress. Okay, so I have uploaded one video of chapter number 1. In that I have uploaded all the notes of important topics on my Telegram channel. So I will provide that link in this description box also. In this video also I'm going to share with you all only important topics of this chapter. And before starting the video, I must say you all that this chapter is going to be really very important for those who are going through my that strategy which I have uploaded in my history civics full preparation plan video. उस strategy के थ्रू अगर आप लोग जाते हैं तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही आपको पढ़ना रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना रहेगा। आपके हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर आते हैं, तो 3 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। एंड वो कौन कौन से 3 चैप्टर है वो मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है। सो जस्ट गो एंड चेक दैट आउट। सबसे पहले लेट मी टेल यू, आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एंड में देयर वाज वन थिंग रिटन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहीं से हमारा 2B कंटिन्यूड होता है, ये वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2। जो चीज़ वहाँ पर नहीं बता सकते थे वो लोग, क्योंकि देयर वाज अ वास्ट थिंग रिलेटेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म, इस वजह से उन लोगों ने वो नया चैप्टर बना दिया फॉर जस्ट दैट राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज ये वाला चैप्टर हमारे पार्ट 2 में आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था रिलेटेड टू हिस्ट्री सिविक्स फुल प्रिपरेशन प्लान, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि जो हमारा पार्ट 2 था उसके अंदर जो मैंने पार्ट्स बनाए थे, पार्ट 2 जो था वो उसके अंदर चैप्टर 2 था। ओके, सो यू कैन गो एंड चेक देयर आउट कि कौन कौन से पार्ट्स आप लोगों को करने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हाउ यू शुड लर्न दिस होल चैप्टर, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि यूजलेस है, कुछ चीज़ें ऐसी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ना आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जो कि हमारा चैप्टर भी खुद है। ठीक है, ये जो है फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इतना पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, और ये वाला जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर का। ठीक है, तो जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो कि फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है, और सेकंड पार्ट जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो INC रिलेटेड सारी चीज़ें एंड ऑफ द चैप्टर में बताई जाएगी। बाकी फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो है इसमें आपको 4 चीज़ें बताई जाएगी, 1, 2, 3 एंड 4, 4 चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखा जाएगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर रेप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। ठीक है, आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक सम पर्सनालिटीज ऑल्सो देयर, सो आपको वो भी लर्न करना है। देन रोल ऑफ प्रेस, ये 4th आपको दिखेगा। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में, चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 चीज़ें जो हमको अच्छे से लर्न करनी है। उसमें से 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स लर्न करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से आप लोग क्या समझते हैं? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि हमारे इंडिया का जो भी वेल्थ था वो सब कुछ एक्सप्लॉइट कर दिया गया, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, लेके चले गए सारे इंग्लैंड, और इन लोगों ने अपने इंडिया को इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, इस चीज़ का ये मतलब होगा। अब वो कैसे करा उन लोगों ने, हम लोग को वो चीज़ें इसमें लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट तो ये कि पुअर कंडीशन ऑफ विलेज इकोनॉमी, फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अपन लोगों ने जो लास्ट में पढ़ा था ना, नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागरूक हो जाती है, लोग जो होते हैं वो जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हुए? सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हमारे इंडिया का, पुअर कंडीशन हो गई थी विलेज की इकोनॉमी की। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें लोगों ने वो लैंड लॉर्ड्स जो थे वो लोग बिल्कुल फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट कर दी गई थी, और वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से हमारे विलेज की भी पुअर कंडीशन हो रही थी। ठीक, देन कमिंग टुवर्ड्स हमारा सेकंड की पुअर कंडीशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत हो गई थी कि एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की कि भैया जब हैंडीक्राफ्ट्स नहीं चल रहे, हमारे ज़मींदारी सिस्टम आ गया, तो हमारी लैंड लॉर्ड जो है सारा पैसा लेके जा रहे हैं, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, मतलब लोग जो है वो बेरोजगार होने लगे। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, इसके चक्कर में फिर पुअर कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड वर्कर, पुअर कंडीशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, आप लोगों को बताया 6। ठीक है, तो आपको 6 में से मैक्स टू मैक्स 3 या 4 कर लेना। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स हमारी रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। अब ये बात क्या आ गई, ये तो हमको कहीं से कहीं तक समझ नहीं आ रहा है। देखो, बोला है ना कि फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की भावना कैसे प्रकट हुई। मैंने बताया था ना आप लोगों को इंडिया का फर्स्ट रिवोल्ट क्यों हुआ था, वो फैक्टर्स जैसे वहाँ पर थे वैसे ही हम लोगों को इस चैप्टर में बता रहे हैं कि नेशनलिज्म की भावना क्यों जागी, किस फैक्टर्स के थ्रू जागी, किस रीजंस की वजह से ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ हमारे इंडिया में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग। ठीक है, उसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना जागी। उसके बाद में हो गया रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी। देखो, अब जो लॉर्ड डलहौजी और ये लॉर्ड वेलेस्ली, इन लोगों ने जो नई नई सारी चीज़ें, पॉलिसीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी, ये सारी चीज़ें जो ये लोग लेकर आए थे ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्सिक्वेंस में पूरा का पूरा
ईस्ट इंडिया वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया था क्राउन को, ठीक है। तो क्राउन को डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया ना, तो वो लोग ने भी बोला कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे नहीं हटी, तो हम लोग क्यों पीछे हटे। तो उन लोगों ने भी उनकी रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ लाना शुरू कर दिया। सबसे पहले था द एल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन ने ये इंट्रोड्यूस करा था। ये सबसे पहले याद रखना कि एल्बर्ट बिल मतलब लॉर्ड रिपन। अब इसमें क्या था मैं बताती हूँ आप लोग। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर आइए, ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस बिल द इंडियन सेशन जजेस वर टू बी गिवन परमिशन टू ट्राई द यूरोपियंस हु आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। अब क्या हुआ था ना, इंडियन सेशन के जो जजेस थे उनको भी परमिशन दे दी गई थी कि वो यूरोपियन अक्यूज्ड जो है, मतलब कि जो भी क्रिमिनल यूरोपियंस है उनके लिए भी वो कार्रवाई कर सकते थे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ ना एट पार मतलब वही कि बराबरी पे लाना चाह रहे थे। दिस इज़ वॉट, बराबरी पे लाना चाह रहे थे इंडियन जजेस और यूरोपियन जजेस को, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी लर्न कर लेना। मतलब रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज तो हर साल कुछ ना कुछ तो आते ही आता है, सो जस्ट लर्न दिस फुल। स्पेशली इनके जो ईयर्स है ना, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो था ईयर, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, 1878, ठीक है। ये लर्न कर लेना, सारी की सारी पॉलिसीज़ के ईयर्स ज़रूर लर्न कर लेना, जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करा उनको भी लर्न कर लेना, ओके। अब बात आती है हमारे इंडियन आर्म्स एक्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न कर लेना। इसमें ये होता है कि जो हमारे इंडियंस है ना, उन लोगों को बिल्कुल फोर्स कर दिया गया था। तो कोई से भी आर्म को, आर्म मतलब वेपन्स होते हैं, ठीक है, अगर किसी भी आर्म या वेपन को उनको रखना है, इंडियंस को स्पेशली, तो उन लोगों को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा उसके लिए, टू अक्वायर अ लाइसेंस टू कीप, सेल और परचेस आर्म्स। इसके बाद में आ गया था अफगान वॉर। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अफगान वॉर ब्रिटिशर्स जो थे वो बिल्कुल हार चुके थे अफगानिस्तान वालों से, जो फर्स्ट अफगान वॉर था उसमें। एंड उसके बाद में हमारे इंडियंस को लगा कि भैया अफगान से हार सकते हैं ब्रिटिशर्स, तो हम तो फिर हरा के मतलब इनको चोरी कर देंगे, ठीक है। हमाइन मतलब होता है अकाल पड़ताना, मतलब बिल्कुल सब कुछ खत्म तबाह। यहाँ पर एक और कॉज था कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थी उसकी एज लोअर कर दी थी, मतलब 21 थी तो 19 कर दी थी। तो मैं अब यहाँ से भी आप लोग 3 to 4 लर्न कर लेना, बट जो हमारा ये रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ है ना, ये ज़रूर लर्न करना पूरा का पूरा। बाकी यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें दिमाग में बैठा सकते हो कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। आता जाती है हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है एक बार। मोहन रॉय इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो आपको लर्न करना ही करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें फाउंड करी, क्या क्या चीज़ें करा, सब कुछ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ओके। उसके बाद में ज्योतिराव फुले के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिम, ठीक है। आपको रोल ऑफ प्रेस, देखो लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर मतलब हर एक पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो रोल ऑफ प्रेस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न इट, ठीक है। पूरा का पूरा पढ़ लेना, पूरा का पूरा समझना आना चाहिए कि कैसे प्रेस के थ्रू हमारे इंडियंस जो है वो जागरूक हुए, कैसे प्रेस के थ्रू हमारे इंडियंस पर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ, ठीक है। सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। एंड बंगाल गज़ट ये फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, ये भी पता होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने क्या स्टार्ट करा था, ये जो दादा भाई नारोजी इन्होंने क्या स्टार्ट करा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करा था, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना, आप देख लेना। फर्स्ट सेकंड ये सारी चीज़ें मैंने लगा रखा है, तो ये आप एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यही पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। सब देख लो। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, ओके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन, ओके। सो ये जो मैंने टिक मार्क करा है यहाँ पे, जो मैंने सर्कल बनाया है, आपको ये ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लंदन इंडियन सोसाइटी 1865, इनके ईयर्स ज़रूर लर्न कर लेना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ईयर्स तो ज़रूर लर्न कर लेना। उसके बाद में आएगा हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना, इसको भले ही मत करना बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसके बाद में हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में बात आ जाएगी हमारे इंडियन एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रेडिसेसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कोई सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि प्रेडिसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, तो इंडियन एसोसिएशन था, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये अचीवमेंट्स तो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्टली आपको ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पता होना चाहिए। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का वो खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने इसको फाउंड करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। यहाँ से आप पूरी समरी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है रोल ऑफ ए.ओ. ह्यूम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको कि ए.ओ. ह्यूम का क्या रोल था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने में, ओके। तो यू शुड नो द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, नो द डेट्स ऑफ देन व्हेन दिस सेकंड सेशन ऑफ द कांग्रेस इज हेल्ड एंड व्हेन दिस थर्ड सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड, यू शुड नो दिस एंड यू शुड नो द प्रेसिडेंट्स ऑफ दैट, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के थ्रू आपका एक चैप्टर भी है
जो कि थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, सो यू शुड नो अबाउट दैम, क्योंकि शुरू से ही कुछ पता चल जाएगा तो लास्ट में आपको अच्छा रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज चैप्टर एंड द वीडियो, बिकॉज अभी तक जो भी हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सब कुछ ओवर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर से यू विल गेट टू नो अबाउट द होल फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड डोंट फॉरगेट कि मैंने सारी की सारी वीडियोज रिलेटेड टू ICSE क्लास 10 डाली हुई है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट फॉर टिप्स, स्टडी स्केड्यूल, स्टडी प्लान्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए यू कैन गो and check there out on my channel Study Slide. So yes, thank you so much for watching. Bye bye.